हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा अब हम लोग पार्ट 3 करेंगे यूनिट 3 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, जो कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को, सारे लेक्चर्स को देखा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, है ना। आइए देखते हैं क्या बात है, क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्या क्वेश्चंस किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर in which a current of 1.2 ampere is flowing is kept at a right angles to a uniform magnetic field of 2 Tesla. Force acting on a wire will be। देखो बेटा, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। और वो फोर्स बराबर किसके होती है, दैट इज इक्वल टू BIL, है ना, और साइन थीटा, यानी कि थीटा एंगल बिटवीन दी फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से सीधे सीधे बी हमारे पास गिवन है बेटा, 2 टेस्ला गिवन है ना, और फोर्स एक्टिंग 0.5 मीटर, लेंथ गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, तो लेंथ 0.5 है, और करंट गिवन है बेटा 1.2 एम्पेयर, और ये कह रखा है कि केप्ट एट द राइट एंगल्स, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 कर देंगे, तो ये फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, ये तो 1.2 न्यूटन ही आ गई, है ना। तो ये फोर्स हमारे पास आ गई, लाल डब्बे में डालने वाली, ये आहा 1.2 न्यूटन की फोर्स हो गई। आंसर नंबर 3। ठीक, तो ये फॉर्मूला वाला जो कंसेप्ट है वो याद रखिएगा कि बेटा जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगती है, वो फॉर्मूला ये है, और उसके ऊपर ये रिलेटेड सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 parallel wires P and Q carry electric current of 10 ampere and 2 ampere respectively in mutually opposite direction. The distance between the wire is 10 centimeter long. If the wire is of infinite length, wire P is of infinite length and wire Q is 2 meter long, then the force acting on the Q will be। देखो बेटा, फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन दी 2 कंडक्टर्स बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I1 I2 अपॉन D, जहाँ पे I1 I2 उनके अंदर जाने वाले करंट होंगे जो कंडक्टर्स के अंदर हैं, और D क्या हो जाएगा, उनके बीच की डिस्टेंस। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी कि 10 की पावर ऑफ -7 हो जाएगा, ट्वाइस I1 हो जाएगा बेटा 10 एम्पेयर, I2 हो जाएगा 2 एम्पेयर, और D उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन दी वायर्स इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 मीटर हो जाएगा। ये आ जाएगी बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी, है ना। तो अब इसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू की लेंथ कितनी है बेटा, 2 मीटर है, तो 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू आ जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो बेटा इसको हम लेंथ ऑफ द क्यू से L से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 2 मीटर है, तो उससे हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। अब हम ये कैलकुलेट बस करना है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है भाई। ये देखिए, ये तो 10 और 10 तो कैंसिल हो गया, है ना। 2 इंटू 2 यानी कि ये तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10 की पावर ऑफ -5 न्यूटन आ जाएगा, -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 की पावर -5। ओहो हो, ये मेरा आंसर है। यहाँ पे ये चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
A current carrying straight wire is kept along the axis of a circular loop carrying a current, then the straight wire क्या होगा? देखो बेटा एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये तो हमारे पास सर्कुलर लूप हो गया और करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो बेटा ये हमारे पास मान लीजिए एक्सिस हो गई सर्कुलर लूप की, है ना। तो इस एक्सिस के अलोंग रख दिया है, केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट स्ट्रेट वायर। अब देखो बेटा इसमें जो करंट जा रहा है वो इधर की तरफ जा रहा है ना। तो बेटा अब यहाँ पे देखो फील्ड इधर की तरफ होगी, सर्कुलर लूप की वजह से जो फील्ड होगी वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो फील्ड और करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन में विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप, है ना। ये ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। निग्लेक्टिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड बेटर टूवर्ड्स द प्रोटॉन बीम। एक्चुअली में होगा क्या कि यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना। ठीक, तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, क्योंकि इनकी वजह से जो करंट है और वो करंट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज, क्योंकि उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऐड करेगी जो कि अट्रैक्टिव होगी। तो बेटा जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो यही कह रहा है, टू वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is placed in a magnetic field of induction B, the torque exerted on it। बेटा टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट बराबर किसके होता है? दैट इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जिसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कहते हैं मॉडुलस ऑफ m इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन m एंड b। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है तो वो बेटा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा m क्रॉस b, है ना। डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा और ये तो माइनस वाला है साइन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ एरिया a एंड नंबर ऑफ टर्न्स n, देन द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, बेटा मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है NIA, A यहाँ पे एरिया, I यहाँ पे करंट और N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट का बस फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा सीधे सीधे NIA, आंसर नंबर 1। ये सीधे सीधे याद रखने वाली चीज़ें हैं बेटा और इस तरह के डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट अपॉन। देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप बराबर NIA, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अब इंडिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो डिपेंडेंसी पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यानी कि ये नहीं होगा, है ना। करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज सिचुएटेड, है ना, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं करता है। तो बी कहीं फॉर्मूले पे नहीं है इसलिए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज, सर्कुलर कॉइल वही बात हो कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला फिर से वही आ जाएगा बेटा NIA, है ना। अब देखिए करंट कैरिंग कॉइल इज, अब इज वाला चीज हो गई। देखिए
इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। देखो बेटा एरिया आ रहा है ना, तो एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर हो गया ना, है ना, डायमेंशन वाइज। तो ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है नहीं, तो ये हमारे पास थर्ड आंसर करेक्ट होगा। इस तरह से करके ये क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, टू डबल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है, ये तो आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया भी है, दैट इज इक्वल टू BINA, है ना, और BINA साइन अल्फा होता है ना। B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा गया है, I यानी कि उसके अंदर जाने वाला करंट, n नंबर ऑफ टर्न्स, और A हो जाएगा एरिया। तो टॉर्क ऑन अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, है ना। तो टू डबल द टॉर्क, अब टॉर्क को डबल कर दिया गया, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल शुड बी डबल्ड, बस ये हमको कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसका ये वाला आंसर नहीं हो, क्यों नहीं होगा, एरिया ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डबल्ड, यानी कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डबल किया गया है, तो टॉर्क बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ एक चीज को डबल करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ओनली एरिया ऑफ द कॉइल शुड बी डबल्ड। अच्छा, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एरिया और करंट, अब ओनली का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एरिया को डबल करने से हो जाएगा, जबकि करंट को डबल करने से भी टॉर्क डबल हो जाएगा। तो एरिया और करंट, है ना। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग से होते हैं कई बार, और इसीलिए इनके ऊपर करेक्ट आंसर को मार्क करना बेहद जरूरी होता है। तो या तो एरिया होगा या करंट होगा, शुड बी डबल्ड, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर देंगे तो ये तो सीधे गलत हो गया, ओनली वाला भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम डबल कर देंगे तो टॉर्क डबल हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट लगेगा, इसलिए ये आंसर नंबर 2 इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये हमने आज सेट नंबर 3 क्वेश्चंस के किए हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के सेट अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए।